हेलो एंड वेलकम टू फ्लैशबैक। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और जैसा कि आपको मालूम है कि फ्लैशबैक में मैं आपको सुनवाता हूं अपने पुराने इंटरव्यूज़ जो मैंने रेडियो के लिए लिए थे 2008 और 2009 में। तो इस हफ्ते उसी कड़ी में पेश है जाने माने फिल्मी कलाकार, मशहूर अदाकार अनुपम खेर के साथ मेरा ये इंटरव्यू। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है। और इस हफ्ते हमारे मेहमान हैं एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही कामयाब और बहुत ही टैलेंटेड शख्सियत, एक ऐसी हस्ती जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से, जी हाँ, अपनी पहली फिल्म से बड़ी जबरदस्त धाक जमाई थी और क्रिएट करा था एक बहुत ही लास्टिंग इंप्रेशन जो आज तक चल रहा है। जी हाँ, इस हफ्ते हमारे साथ हैं एक ऐसे एक्टर जिनकी चाहे पहली फिल्म हो चाहे आखिरी फिल्म हो, सारांश से लेके अ वेडनेसडे तक की जर्नी रही है जिनकी बहुत ही स्पेक्टेकुलर, बहुत ही हैपनिंग, बहुत ही कामयाब। जी हाँ, इस हफ्ते हमारे मेहमान हैं द वन एंड ओनली रियली सेलिब्रेटेड एक्टर अनुपम खेर। अनुपम खेर साहब, सबसे पहले तो जो आपको देख के मन में सवाल आता है कि इतनी एक फ्रूटफुल या फलदायक आपने पारी खेली एज एन एक्टर, यू नो, लवली इनिंग्स, सो मेनी पीपल वुड बी सो एनवियस। आपकी नज़र में कैसा रहा ये सफ़र? बहुत खूबसूरत जर्नी है। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये जर्नी मेरे लिए ऐसी बनाई। मैं छोटे से शहर शिमला का रहने वाला हूँ, जहाँ पर छोटे शहर में आदमी सिर्फ सपने देखता है और बहुत कम लोगों के सपने पूरे होते हैं। और मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हूँ जिसके सपने एक्टर बनने के, पॉपुलर बनने के, लोग उसको पहचानें, उसकी तस्वीरें खींचें, उसके इंटरव्यू लें, बहुत कम लोगों के पूरे होते हैं। और मेरे पूरे हुए। भगवान ने मुझे इतना सब शोहरत दी है, बेटर लिविंग दी है, और तो और मुझे मेरे स्कूल खोलने में भी कामयाबी दी है। और अब इट हैज़ बीन अ ग्रेट जर्नी। आप हमेशा से एक्टर बनना चाहते थे अनुपम खेर साहब? आई वांटेड टू बी डिफरेंट। मैं लोगों से मुख्तलिफ होने की कोशिश करता था कि, और वो मुख्तलिफ होने के लिए कोई साइकोलॉजिकल रीज़न या उसके कोई ऐसे बुद्धिजीवी कारण नहीं थे। उसका रीज़न ये था कि जब आप छोटे शहर से हों, एक मध्यम वर्गीय परिवार से हों, तो और आप पढ़ाई में बहुत अच्छे ना हों, स्पोर्ट्स में भी ठीक ठाक हों, तो आप फिर भी आप चाहते हैं कि आप भीड़ से अलग नज़र आएँ। तो मेरे ख्याल से मैं लोगों की नकल करता था, एक्टर्स की नकल करता था, टीचर्स की नकल करता था, अपने रिश्तेदारों की नकल करता था, सो दैट पीपल विल से ओह दिस इज़ द गाय हु कॉपीज एवरीबडी। तो उसका फिर एक बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि एक लॉजिकल जर्नी ये थी कि फिर उसका एक्टर बनूं। आई थिंक वहाँ से दोज जर्म स्टार्टेड एंड देन जैसे जैसे मैं बड़ा होता चला गया, मुझे लगा कि मैं एक्टर ही बनना चाहता हूँ। मैं स्कूल में नाटक में भाग वगैरह लेता था, कॉलेज में भी हिस्सा लेता था। फिर मैंने डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी से 1 साल का डिप्लोमा किया, मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया था। और फिर मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से 3 साल का कोर्स किया। हाँ, मैं आई थिंक एक अगर प्रोसेस देखा जाए तो एक्टर बनने का ही था। और सबसे अच्छी नकल किसकी करते थे आप? अपने पिताजी की। हैं? ही हैड सम इंटरेस्टिंग क्वर्क्स। अच्छा, जैसे क्या? वो ऐसे सुबह सुबह उठ के वो एक पावल, एक डबल रोटी वाले की शक्ल देखना चाहते थे, बिकॉज एक दिन उन्होंने उनकी शक्ल देखी थी तो उनकी उस दिन 50 रुपये की लॉटरी लगी थी और वो लोअर डिवीजन क्लर्क से अपर डिवीजन क्लर्क बन गए थे। तो सच में बहुत डबल वैमी इन अ पॉजिटिव सेंस। एग्जैक्टली। तो उनको लगा कि ये सब उसकी शक्ल देखने से ही हुआ है, तो तब से वो रोज़ सुबह उठ के सबसे पहले उसकी शक्ल देखना चाहते थे। और हम बहुत छोटे से कमरे में रहते थे और उसमें काफ़ी सारे लोग रहते थे। तो जैसे ही बाहर से उसकी आवाज़ आती थी, वो डबल रोटी और ये आँख पर हाथ रख के रास्ते में जो भी लेटा हो उसके पेट, कंधे, मुंह पर पैर रख के बाहर निकल जाते थे और तब तक आंखें नहीं खोलते थे जब तक कि वो डबल रोटी वाला लगती तो नहीं थी उनके इस प्रोसेस में? बाकियों को लगता था, बाकियों को लगता था। फिर मैं और मेरे छोटे भाई की ड्यूटी लगा दी उन्होंने कि हम जाकर उस डबल रोटी वाले को पकड़ के लाएं, बिकॉज इनको लेट हो रहा होता था तो कभी कभी वो लेट हो जाता था। So I think that I used to enact that out. I used to enact out my teachers. My teachers were very comical. They were very funny. हमारे एक टीचर थे जो आती क्लास में बोलते थे जिनको याद नहीं है वो खड़े हो जाओ, जिनको याद है बैठे रहो। याद नहीं है और खड़े हो गए तो 4 डंडे पड़ेंगे, याद नहीं है और बैठे रहे तो 8 डंडे पड़ेंगे। तो ये एक पिक्युलरिटीज़ जो हैं ये हिंदी मीडियम स्कूल के छोटे शहर के स्कूल में ही हो सकती है। तो उस चक्कर में आपको काफ़ी सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं आम जिंदगी में। तो वो सब कैरेक्टर्स ने कहीं ना कहीं मेरा एक बैंक बनाया, मेरी ऑब्जर्वेशंस का, मेरे ध्यान देने की चीज़ों का। तो वो मुझे आगे जाके काफ़ी काम आया। और इस पे तो हम बिल्कुल सहमत हैं कि बहुत काम आया। अब वहाँ से बैंक बनाया, जहाँ से बैंक बनाया। और
टीचर्स वाली बात पे भी इट्स सो यूनिवर्सल कि करीब करीब हर बालक स्टूडेंट बड़े छोटे के को टीचर्स अपने जरूर कॉमिकल लगे हैं कोई ना कोई. Because I think the small child looks at this giant, this person more than just a human being. मैंने एक तो फिजिकलिटी से जो है माँ बाप तो है गोद में उठा लेते हैं, कंधे पे बिठा लेते हैं, तो उनके फिजिकली बड़े होने का एहसास नहीं होता है. टीचर्स एक तो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं बेंच पर और वो सामने बड़े से ब्लैक बोर्ड के सामने नज़र आते हैं, तो इन हिज इमेजिनेशन आई थिंक ही सीज टीचर लार्जर देन लाइफ. बिल्कुल. तो उसकी वजह से बजाय डरने के वो उसमें उसके कुछ कॉमिकल एस्पेक्ट्स देखता है. और कोई फिल्मी अदाकार भी थे आपके फेवरेट जिसकी नकल करने में बहुत मजा आता था या जिससे बड़ी शोहरत उन दिनों कमाते थे आप? नहीं, मैं जैसे आई वाज ग्रेट एडमायरर ऑफ, आई एम अ वेरी बैड मिमिक. मैं बहुत ही ख़राब मिमिक हूँ, और एक हिसाब से मैं थैंक गॉड भी बोलता हूँ कि बहुत अच्छे मिमिक बहुत अच्छे एक्टर नहीं बनते हैं, और पर बहुत सारे अच्छे एक्टर हैं जो अच्छे मिमिक हैं, तो मैं मिमिक नहीं हूँ. देवानंद साहब एक अंदाज में बोलते थे, दिलीप कुमार साहब एक अंदाज में बोलते थे, तो बस यही इनका जॉनी वॉकर एक अंदाज में बोलते थे, तो कभी कभी इनकी नकल करता था. चलते भी थे किसी के अंदाज से आप देवानंद या? आई थिंक बिकॉज व्हेन आई वाज इन कॉलेज देव साहब वाज द अल्टीमेट रोमांटिक हीरो, और लगता था कि अगर देव साहब की तरह थोड़ी सी भी हरकत कर ली तो कोई ना कोई लड़की आपसे अच्छी तरह से बात जरूर करेगी. So all of us, I think, at some stage or the other, felt that we were the Devanands of our college. इसी इंटरव्यू में आपके जो मैंने तो शायद 1-2 साल पहले कहीं पे देख रहा था, या वो जो आपके बच्चों का प्रोग्राम आता था बहुत ही खूबसूरत, मेरे ख्याल से उसमें तो नहीं किसी और इंटरव्यू में, जब आपने अपने फर्स्ट किस की बड़ी दिलचस्प अंदाजे बयां उसका किया था. आपने वो मतलब that's part of my play. मैं अपनी जीवनी पर आधारित एक प्ले करता हूँ, कुछ भी हो सकता है, उसको लेकर मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल किया हूँ. ऑटोबायोग्राफिकल प्ले है, और उससे एक उसका अंश है, उसका अंक था कि हाउ छोटे शहर में किसी रोल डाल, मैक्सिम गोरकी, आई एम नॉट कंपेयरिंग माई सेल्फ विद देम, बट छोटे शहर में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. यू डोंट लर्न लाइफ सो ईजीली. तो उसमें जैसे नॉलेज जो है वो बहुत अच्छी बात है, और जो जिसे कहते हैं कि अवेयरनेस इज़ वेरी गुड, एंड इन टुडेज किड्स यू हैव बोथ. They are amazingly aware because of internet, because of television, because of education, because of everything. But but it has also taken away a certain amount of मासूमियत, innocence चली गई है. मुझे लगता है कि मैं उस दौर से हूँ जब अभी भी एक सेंस ऑफ वंडर महसूस होता है. अभी भी जो नाम BBC है बहुत अहम भूमिका निभाता है. अभी भी नेताओं के लोग नाम याद हैं जो, तो वो सब आई एम नॉट मैं इसको बहुत ज़्यादा कोई सीरियसली नहीं बोल रहा हूँ, मगर अगर वो वैल्यूज़ जो है ना वो थोड़ी नॉलेज से चली गई है. इररेवरेंस सा आ गया है मेरे अंदर, अभी भी वो रेवरेंस की फीलिंग है. तो उसके दौरान मतलब जब रोमांस होता था छोटे शहर में, तो 8-9 महीने निकल जाते थे बस आंख मटक्का करते हुए. फिर 3 महीने में कभी उंगली टच हो जाती थी, बहुत खुश होते थे. 1-2 महीने उसी का एहसास रहता था, उसी में एहसास रहता था. फिर शेर व शायरी होती थी, तो उपकार फिल्म थी एक, हमारे मोहल्ले में दिखाते थे. मेरे फादर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कुछ वो दिखा सकते थे मूवीज़. तो मेरी एक बगल में एक छोटी सी लड़की बैठ गई थी, तो शायद पिक्चर के दौरान हमारे हाथ उंगलियां थोड़ी कभी टच हुई होंगी. तो दूसरे दिन उस लड़की का भाई मेरे पास एक चिट्ठी लेके आया. उसने कहा कि छोटा भाई, उसने कहा कि दीदी का एग्ज़ाम है, उसने कहा इसका जवाब दे दो. तो वो चिट्ठी लव लेटर थी मेरी पहली. क्या बात है कि मेरे प्यारे अनुपम, जब से तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद उड़ गई है और दिन का करार चला गया है. और एक ही दिन हुआ था देखे हुए? जी, एक ही दिन हुआ था जबकि देखे नहीं जी, हाँ, नेक्स्ट डे. इट वाज ए कॉन्सेप्ट आई थिंक शी वाज फॉलोइंग, एंड आई आल्सो वांटेड टू फॉलो दैट कॉन्सेप्ट. तो मैं अपने दोस्त के पास गया, विजय सहगल, जो दिल्ली में ही काम करते हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड है. तो उसने कहा ये तो लव लेटर है, इसको ऐसा करते हैं, इसको जवाब भी कुछ वैसा ही देना पड़ेगा. तो हमने 5-6 शेर व शायरी की किताबें ढूंढी, और उसमें से एक बेस्ट शेर जो हमें लगा बेस्ट था, जो मुझे लगता बहुत ही वाहियात शेर था. ध्यान है आपको? और हाँ बिल्कुल, मैंने उसको लिखा कि किसी के कान में हीरा, किसी के हार में हीरा, मुझे हीरों से क्या लेना, मेरा महबूब है हीरा. तो क्या बात है. तो that was frightening. Anupam Kher, you can be a little sad about your first love share. No, the whole play is about my disasters. I wanted to do a play, ऑप्टिमिज्म पे एक प्ले करना चाहता था, एक आशावादिता पर प्ले करना चाहता था.
तो जो भी मैंने प्ले में बोला है वो मेरा हर फेलियर है। मेरा पहला रोमांस, मेरा पहला प्ले, मेरा पहला किस, मेरा पहला ऑडिशन और ज़िंदगी के बारी सारे। क्योंकि व्हेन अ पर्सन हु इज़ नोन, व्हेन ही टॉक्स अबाउट हिज फेलियर, तो फिर फेलियर इतना ज़्यादा बड़ा लगता नहीं है। लोगों को लगता है अरे यार बाकी इसका भी फेलियर हुआ और फिर भी ये यहाँ पहुँचा है। तो मेरे हिसाब से जो फेलियर एक बहुत ज़बरदस्त तालीम दे सकती है आपको, ये मेरी अपनी फ़िलासफ़ी है। आप बहुत खूबसूरत बात कह रहे हैं अनुपम खेर साहब, क्योंकि मुझे जैसे आपने कहा आजकल के बच्चों में मासूमियत या इनोसेंस चली गई है और उस किस्म की रेवरेंस नहीं है। उसी तरह से शायद कहीं संघर्ष से वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। हाँ। उनमें उस तरह का मादा नहीं है कि भाई अपनी असफलताओं पे की सीढ़ी बना के ऊपर चढ़े। करेक्ट। मैं हमेशा अपने जब भी मैं किसी लेक्चर देने जाता हूँ कहीं पे, चाहे IIT या और बाकी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन पे, मेरा फेवरेट टॉपिक है पावर ऑफ फेलियर। पावर ऑफ फेलियर की बात करता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि फेलियर को अगर आप सही अंदाज में लें तो वो आपको इतना कुछ सिखा सकता है और इतना पुख्ता कर सकता है और आपकी आगे की ज़िंदगी को आसान कर सकता है। आपकी पहली जो फिल्म थी जिसकी आपने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस करी हैं, इतने खूबसूरत रोल्स करे हैं, लेकिन ये भी कई बार एक चीज़ हो जाती है कि लोग याद करते हैं अनुपम खेर को, खासकर मेरी जैसी उम्र वाले लोग, तो वो सारांश मतलब एक बड़ा ज़बरदस्त मील का पत्थर रहती है। इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, इतनी लैंडमार्क फिल्म कैसे मिली आपको, कैसे हुआ वो किस्सा? मैं बहुत 3-4 साल से भटक रहा था, बम्बई में काम नहीं मिल रहा था। फाइनली महेश भट्ट साहब ने मैंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे एक बात अच्छी लगी कि उन्होंने मुझे मेरे नाम से बुलाया। तो उस ज़माने में नाम की सख्त ज़रूरत होती थी। एक चेहरे पर, एक अननोन चेहरे पर जो भीड़ में घूमता था, उसको एक नाम की सख्त दरकार थी, क्योंकि वो लगता था कि वो नाम जो है वही गुम जाएगा उस भीड़ में। हज़ारों करोड़ों लोग आते हैं बम्बई में अपनी किस्मत आजमाने। तो पहला तो मुझे वो लगा कि अरे इनको याद रहा कि कल मैंने इनको फ़ोन किया था और इन्होंने बुलाओ भाई अनुपम। और फिर मैं उनसे काफ़ी मिलता रहा 5-6 महीने, और एक दिन मैं थक गया और तंग आ गया और मैंने सोचा भाई कैसे, इस तरह से तो काम नहीं मिलेगा, और मिल ही नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा हाँ मिल जाएगा काम तुमको भैया, आई नो दैट यू आर ए गुड एक्टर। तो मैंने कहा यू हर्ड रॉन्ग, I'm not a good actor, I'm a brilliant actor. So I think he says that answer decided my fate. और मैं 27 साल का था और उस समय बीवी प्रधान का रोल सारांश के 65 साल के उम्र का आदमी का था। बट इट वॉज सच ए ग्रेट रोल एंड सच ए ग्रेट फिल्म दैट मैं बेवकूफ़ी होता कि अगर मैं इस फिल्म को मना करता। और उस फिल्म का जिक्र जैसा आपने भी किया आज तक होता। मैं कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे चुका हूँ। मुझे लगता है मैंने घोंसला बड़ा अच्छा काम किया। मुझे लगता है बहुत अच्छा किया। मुझे लगता है मैंने वेडनेसडे में बहुत अच्छा काम किया। मैंने गांधी को नहीं मारा, डैडी, ये फिल्मों में अच्छा काम किया। मगर सारांश वाली बात हमेशा बोलते हैं, उसका रीज़न ये भी है कि तब फिल्म भी इतनी ज़बरदस्त थी नहीं, और उसका रीज़न ये है कि मेरे को कोई जानता नहीं था। तो वो जो भी मैंने किया था वो सब रियल लगता था। अब जो भी मैं करता हूँ सबको, लोगों को पता है कि अनुपम खेर जो है ये इसका रोल कर रहे हैं, उसका रोल कर रहे हैं। जो संजीव कुमार ने पिक्चर देखने के बाद बहुत अच्छा बोला था, उसने कहा था कि बीच में एक हादसा हुआ था कि संजीव कुमार को ये रोल चला गया था, तो फिर बाद में मुझे वापस मिल गया। तो उन्होंने कहा था कि मैं ये रोल पिक्चर देखने के बाद मैं ये रोल कभी इतना अच्छा नहीं कर सकता। और संजीव कुमार कितने ज़बरदस्त एक्टर थे। He was a fabulous actor, an inspirational actor. जब आपने महेश भट्ट को ये कहा कि you heard it wrong that I'm not good but I'm a brilliant actor, सोच के बोले थे या मुंह से निकल गया था या इतनी पता नहीं? मैं तंग आ गया था। मैं तंग आ गया था। लोग बार बार ये कहते हैं अच्छे एक्टर हो, हाँ जरूर काम देंगे, ज़रूर अच्छा काम देंगे। मुझे लगा कि यार अभी ये मैक्सिमम क्या काम नहीं देंगे, मगर सच तो बोलूँ इसको। तो सच बोला था, और सच बोलने के लिए आपको याददाश्त की ज़रूरत नहीं होती। अभी आपने कुछ फिल्मों के नाम गिनाए, आपके खुद के दिल के नज़दीक कौन से रोल्स हैं सबसे ज़्यादा? बस यही है, ये मैंने जो आपको बताया, डैडी बहुत अच्छी है, लम्हे बहुत अच्छी है, पॉपुलर जॉनर में। मैंने गांधी को नहीं मारा वाज वन ऑफ माय मोस्ट डिफिकल्ट रोल्स। घोंसला का घोंसला इज़ वेरी क्लोज टू मी। एंड नाउ द वेडनेसडे आई थिंक आई हैव नेवर डन ए रोल लाइक दिस। पुलिस कमिश्नर का रोल है, वैसे तो उसके ओहदे में और उसके पात्र में या उसके जो कैरेक्टर में कोई ऐसी खास बात नहीं, बट द वे आई वांटेड टू प्ले इट, आई थिंक व्हेन आई सॉ द फिल्म आई वाज हैप्पी दैट ओके आई हैव सक्सीडेड। मैं चाहता था कि मैं इस फिल्म को बिना एक्टिंग के करूँ, मैं वो इंसान बन जाऊं जिस प्रकाश राठौर जो है जिसका नाम है, और मेरा अपना कोई मैनरिज्म इसमें ना है। मैंने अपना जो काम था थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर दिया। यू नो व्हेन समटाइम्स यू मेक योर ओन जॉब डिफ़िकल्ट, तो उससे क्या होता है कि आपको अपनी ताकत का एहसास होता है।
कि आप यहाँ तक जा सकते हैं, वरना हम अपने ही ताकत के दायरे में काम वाम करते रहते हैं। वेडनेसडे का रोल जो है ये कमिश्नर का, मैं चाहता था कि एक भी फॉल्स मोमेंट ना हो मेरे इस परफॉर्मेंस में, और उसके पीछे उसकी, हालांकि फिल्म जो है वो रियल टाइम के 2 से लेकर 6 बजे तक की है, 4 घंटे की कहानी है और 1.5 घंटे में हमने इसको दिखाया है, मगर उस कैरेक्टर को देख के उसका पूरा इतिहास लगता है कि ये इस तरह का आदमी होगा, इस तरह का हस्बैंड होगा, इस तरह का फादर होगा। आई थिंक दैट इज़ द अचीवमेंट, वो उपलब्धि है उस रोल की मेरे। और जब एक्टिंग की बात करते हैं, मुझे सच में इतना ज्ञान नहीं है, और आप तो मतलब हैं ही ब्रिलियंट एक्टर, बाकायदा पढ़े हुए एक्टर हैं, NSD वगैरह गए, तो आप स्वयं को किस तरह से, जैसे आपने कहा मैं इस रोल में एक्टिंग नहीं करना चाहता था, तो जैसे घोसला में भी हमें तो ये लग रहा था कि आप एक्टिंग नहीं कर रहे थे उस रोल की, वो कैरेक्टर बने हुए थे। वो कैरेक्टर बनना, और कई फिल्मों में लगता है कि आप उस रोल की एक्टिंग कर रहे हैं, जब खासकर कुछ डॉन टाइप का कोई रोल होता है या कोई इस तरह का रोल होता है, बट तो कितनी जगह, मतलब क्योंकि आदमी हर कोई कहता है कि मैं तो हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, आर्टिस्ट, आप भी तो ये निर्धारित करते होंगे भी यहाँ पे मैं बेस्ट दूंगा, जैसे अब इस फिल्म के लिए आपने सोचा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आई थिंक व्हेन यू रीड द स्क्रिप्ट, व्हेन यू मीट द डायरेक्टर, यू नो दैट इट्स अ स्पेशल फिल्म। देखिए, एक्टर का जो है ना, उसका कंट्रीब्यूशन एक फिल्म में सिर्फ लिमिटेड ही हो सकता है, बिकॉज उसके बाद बाकी फैक्टर्स हैं, डायलॉग राइटर है, कैमरामैन है, डायरेक्टर है, बैकग्राउंड म्यूजिक वाला है, एडिटिंग वाला है, वो फिर उसको संजोते हैं, संवारते हैं। कुछ फिल्मों में ऐसा हो जाता है सब कुछ ठीक बैठ जाता है, तो देन यू हैव नो बिजनेस टू डू नॉट टू डू वेल। आप सिर्फ अकेले कितनी अच्छी एक्टिंग कर लें, अगर बाकी फैक्टर्स जो हैं, जो बाकी महकमे हैं, जो बाकी फैकल्टीज़ हैं, अगर वो प्रॉपर नहीं है तो इम्पॉसिबल है। तो मैं जितने भी फिल्मों के नाम आपको गिनाए हैं, वो फिल्में हैं जिनमें सब चीज़ें सही थी, एवरीथिंग। फिल्म मेकिंग में आपने, जैसे इंटरव्यू की बात है, आप बहुत सारे इंटरव्यू करते होंगे, कुछ इंटरव्यू करेक्ट हो जाते हैं, सही बात है ना, कभी आपका मूड अच्छा होता है, कभी सामने वाले का मूड अच्छा नहीं होता है, या कभी अच्छी बातें निकलनी शुरू हो जाती है बात से बात, कभी आप कितना ही चाहें कि अच्छा इंटरव्यू हो तो नहीं होता है। उसी तरह से परफॉर्मेंस का ये लेवल है मेरे ख्याल से, लाइफ का भी। हम रोज़ सुबह सोचते हैं हमारा दिन अच्छा निकले, बट बाकियों पर निर्भर है हमारा दिन, वो पाव बेचने वाले पे भी, पाव बेचने वाले पे भी। अच्छा, ये बताएं अनुपम खेर कि कोई आपका पर्सनल फेवरेट जिससे आपने बड़ी इंस्पिरेशन ली हो? माय ग्रैंडफादर वाज माय पर्सनल, माय ग्रैंडफादर, क्या नाम था उनका? पंडित अमरनाथ। वो मेरे फेवरेट इंसान हैं। एज एन इंसान मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत पहलुओं पे सीखा है, ज़िंदगी के बारे में सीखा है। उन्होंने मुझे रामायण महाभारत पढ़ के सुनाई, गीता पढ़ के सुनाई, बहुत सारी शिक्षाओं वाली कहानियाँ सुनाई, और मैंने ज़िंदगी के शुरू के 18 साल उनके साथ गुजारे। सो इन एवरी स्फेयर ऑफ माई लाइफ ही हैज़ द मोस्ट ब्रिलियंट इन्फ्लुएंस ऑन मी। और क्या सबसे ब्रिलियंट इन्फ्लुएंस उनका, या सबसे? दैट देयर इज़ नो अल्टरनेट टू ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। इसका कोई सानी नहीं है किसी भी काम में। और मुझे उनका ये भी कहना था कि अगर आप किसी भी चीज़ को दिल से चाहते हैं और उसके लिए दिल से मेहनत करते हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगी। और मैं उनकी इस फिलॉसफी को कभी गलत साबित नहीं करना चाहता। आपके साथ ऐसा हुआ है कि जैसे, तो मतलब हाल में तो मैं भी इस फिलॉसफी को मानता हूँ, लेकिन सबसे रिसेंटली तो ओम शांति ओम का डायलॉग था, ये शाहरुख खान बोला था कि सारी कायनात मिल जाती है कोशिश करने में टाइप्स, लेकिन बात का जिस्ट तो यही है। वो बट डू यू एक्चुअली बिलीव कि ऐसा होता है? बेसिकली एल्केमिस्ट की लाइन है वो, तो उसमें उन्होंने अच्छा ट्रांसलेशन किया। लेकिन ऐसा होता है आपके साथ जिंदगी में, हो चुका है कि जिस चीज़ को बहुत चाहते हैं वो मिलती है, होता है वैसा? सर, मैं बताया ना आपको कि मैं अपने ग्रैंडफादर को कभी रॉन्ग प्रूव करना नहीं चाहूँगा, बट जब नहीं होता है तो मैं सोचता हूँ कि हो जाएगा, इट्स मैटर ऑफ टाइम। क्योंकि जो देखिए, जो उसमें फिर आपको ये करना पड़ता है कि जो हुआ है और जो नहीं हुआ है उसकी रेशियो निकालनी पड़ती है। तो जो हुआ है उसकी रेशियो हमेशा जो नहीं हुआ से ज़्यादा होती है। और एक्टर्स में किससे सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुए, एक्टर्स या एक्ट्रेसेस में, आप जब बड़े हो रहे थे? क्योंकि मैं शायद पढ़ा लिखा एक्टर हूँ, मेरे का मतलब कहने का कि मैं ट्रेनिंग वगैरह कर चुका हूँ, तो मेरा एक्सपोजर वर्ल्ड सिनेमा में बहुत है। So there have been a lot of actors who have influenced me from all over the world. Chaplin is there, Jack Lemmon is there, Robert De Niro is there, Jack Nicholson is there, Al Pacino is there, Meryl Streep is there. हिंदुस्तान में दिलीप साहब is there. कुछ फिल्में गुरुदत्त साहब की बहुत अच्छी थी, बहुत बलराज साहनी साहब बहुत कमाल के एक्टर थे, संजीव कुमार बहुत अच्छे एक्टर थे। तो इन सब जैक लेमन का नाम बहुत दिनों बाद सुना मैंने आज, मुझे जैक लेमन कमाल की, जैक लेमन ने कमाल की
बहुत अच्छी कॉमेडी इसको, बहुत अच्छा काम किया है। जैक लेमन की एक फिल्म थी मिसिंग, बहुत अच्छी थी, और भी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा, एक बात और जब सबके दिमाग में आती है और स्पेशली क्योंकि आप कई लंबे लंबे डायलॉग्स इतनी आसानी से बोल देते हैं, और कितना वक्त लगता है डायलॉग्स को याद करने में और फिर उनकी डिलीवरी के लिए, या क्या प्रैक्टिस करते हैं कभी मन में? मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। मेरा जो प्ले है, वन मैन शो है, जो उसमें 137 पेजेस हैं, इट्स 2.5 घंटे का प्ले है। आई गिव अ विजुअल टू लाइन्स, तो मैं लाइन्स को विजुअल दे देता हूँ, उससे आसान हो जाता है याद करना। और ये एक टेक्निक है ओवर अ टाइम ऑफ, होपफुली दिस टेक्निक वर्क्स विद मी टिल आई एम ओल्डर ऑल्सो, बिकॉज दे से दैट जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप याददाश्त कम होती जाती है। और मैंने काफ़ी सारे बुजुर्ग एक्टरों को देखा है याद लाइनों के साथ स्ट्रगल करते हुए, एंड आई फील आई यूज्ड टू एट दैट टाइम लाफ, एंड नाउ व्हेन आई फॉरगेट माय लाइन सम टाइम, तो मुझे लगता है माय गॉड ऐसा होगा। बट इट्स मैं आई एम अ वेरी अवेयर पर्सन, और मुझे जीना अच्छा लगता है, और मैं ज़िंदगी को आई एम वेरी पैशनेट अबाउट लाइफ। सो मुझसे अगर जब मैं भूलना शुरू कर दूंगा तो मुझे कोई इतनी बड़ी परेशानी होगी नहीं इस बात की, क्योंकि मुझे पता है कि फेलियर इज़ द बेस्ट टीचर। और डायलॉग्स में क्या बिल्कुल वैसे का वैसा बोल देते हैं या अपना कुछ इम्प्रोवाइजेशन कर देते हैं? नो, देयर आर सर्टेन डायलॉग, सर्टेन फिल्म, जैसे वेडनेसडे में मैंने कोई डायलॉग चेंज नहीं किया है, मैंने गांधी को नहीं चेंज किया, खोसला का खोसला में। देयर आर सर्टेन फिल्म जिसको जैसा बोलना है वैसा ही बोलना है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। कुछ मजा जो कॉमेडी फिल्में होती हैं उसमें बहुत सारा काम खुद करना पड़ता है, बिकॉज कॉमेडी इज स्पॉन्टेनियस। कुछ रोल बड़े अच्छे कमाल के लिखे होते हैं, मगर उसके बाद भी उसकी पूरी कायनात चेंज हो जाती है, उसकी पूरी फील चेंज हो जाती है जब आप उसमें काम करने लगते हैं। और कॉमेडी और सीरियस रोल दोनों जो कि इतना अच्छा करते हैं, कौन सी कोई पर्सनल फेवरेट्स हैं उसमें कि मुझे? आई लाइक टू डू कॉमेडी बिकॉज इट मेक्स पीपल लाफ एंड इट मेक्स पीपल हैप्पी, उनको खुश करता है। और कॉमेडी है भी बहुत डिफ़िकल्ट, और बिकॉज मेरी कॉमेडी में 99% डबल मीनिंग डायलॉग या वल्गर सिचुएशन नहीं होती हैं, तो इसलिए आई फील आई एम मेकिंग ए कॉन्ट्रीब्यूशन उन लोगों की ज़िंदगी में जो जिनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत एक ठहराव पे है, तो उस हिसाब से मुझे कॉमेडी अच्छी लगती है। बट देयर आर सम ब्रिलियंट सीरियस रोल्स एंड आई एम वेरी हैप्पी द वे आई हैव डन देम। आपके फेवरेट को एक्टर अभी के? आई लाइक वर्किंग विद पीपल, आई लाइक पीपल, मुझे लोग पसंद हैं। तो जब लोग पसंद होते हैं तो अपने आप ही और जो अच्छे एक्टर हैं उनका तो वैसे ही नज़र आ जाते हैं। मैंने आमिर के साथ काम किया, बहुत अच्छा लगा। मुझे शाहरुख के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। माधुरी और श्रीदेवी के साथ बहुत अच्छा मैंने महसूस किया है, बहुत अच्छी एक्टर्स हैं। ऑफ कोर्स दिलीप साहब के साथ जब काम किया या अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम किया तो उनका एक अपना ही पर्सोना है। और जब एक्टिंग नहीं कर रहे होते हैं या फिल्मों में काम नहीं कर रहे होते, फेवरेट पास टाइम क्या है आपका? आई रीड अ लॉट एंड आई रन एक्टिंग स्कूल, तो उसमें मैं काफ़ी वक्त गुजारता हूँ। फिर मैं स्क्रिप्ट पे ज्ञान करता हूँ। इसी फील्ड से जुड़ी हुई 50,000 चीज़ें हैं मेरे पास। मैंने ज़िंदगी में एक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, मतलब कॉन्शियसली कॉन्शियस ज़िंदगी में मैं कभी ये नहीं कहा कि मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। मैंने ज़िंदगी में पिछले 10-15 सालों में तो नहीं किया होगा, बिकॉज मुझे बोर वो होते हैं जिनको खुद का अपने आप को पसंद नहीं करते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं ये बोर होना जो है लग्जरी ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली बोरिंग, दे आर एक्चुअली बोरिंग, सो आई डोंट बिलीव इन दैट। अगर एक्टर नहीं होते तो क्या होता है अनुपम खेर? एक एक्टर होता जो काम ढूंढ रहा होता एक्टर ही। आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट 5-10 years में where do you see yourself? कोई मन का अरमान जो पूरा होना है? ये सवाल तो आप मुझसे तब भी कर सकते हैं जब मैं 90 साल का हो जाऊंगा और मैं कहूँगा कि 100 अरमान बाकी रह गए। अनुपम खेर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने इतने दिल से हमारे सवालों का जवाब दिया। इट्स रियली अप्रिशिएटेड। थैंक यू वेरी मच।